कभी कभी ज़्यादा खुशियाँ एक साथ मिल जाने पर इंसान को लगता है उसे सब कुछ मिल गया, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। कोई खुशी कब एक खौफ, एक परेशानी और जी का जंजाल बन जाए, ये किसी को पता नहीं होता। बस घटनाएं तो घटती ही चली जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो एक परिवार की ज़िंदगी को झकझोर कर रख देती है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। आज विवेक और स्नेहा बहुत खुश थे क्योंकि उनके नए फ्लैट का मामला सेट हो गया था और फाइनल पेमेंट भी हो गई थी। अब अगले ही हफ्ते ये लोग अपने दोनों बच्चों के साथ इस फ्लैट में शिफ्ट होने वाले थे। वैसे ये परिवार जहाँ रह रहा था वो मकान शहर के बीचों बीच एक घनी आबादी में था और ये इनका पैतृक मकान था। इस मकान की कीमत काफ़ी थी क्योंकि पास में ही शहर की सबसे बड़ी मार्केट भी थी, जिस वजह से ये मकान काफ़ी महंगा था। पर स्नेहा को वहाँ का माहौल पसंद नहीं था और अब विवेक भी किसी खुली जगह पर रहना चाहता था। भीड़ भाड़, तंग गलियाँ और शोर शराबा, ये सब उसे आने वाले समय के अनुकूल नहीं लगते थे, क्योंकि दिनों दिन बढ़ती आबादी बच्चों की परवरिश में एक रुकावट सी लग रही थी। और फिर अचानक ही विवेक को ये फ्लैट बहुत ही कम कीमत पर मिल जाता है, क्योंकि इस फ्लैट के मालिक को विदेश में सेटल होना था। इसलिए उसने आधे पौने रेट में ही मकान सेल कर दिया। अब विवेक ने भी इस मौके को किसी तरह से गंवाया नहीं और उसने इस फ्लैट को खरीद लिया। जिस सोसाइटी में इन्होंने फ्लैट खरीदा था वो जगह काफ़ी अच्छी थी। चारों तरफ हरे भरे पेड़ और आसपास भी बहुत सारे फ्लैट्स थे। इनकी सोसाइटी 2.5-3 साल पुरानी थी और इसमें कई फ्लैट्स अभी भी खाली थे। विवेक का फ्लैट 13वीं मंजिल यानी टॉप फ्लोर पर था। 4 बेडरूम का ये घर काफ़ी खूबसूरत और बड़ा था, इसलिए स्नेहा और विवेक दोनों ही काफ़ी खुश थे। काफ़ी दिनों का सपना अब पूरा हुआ था। शिफ्टिंग के चक्कर में एक हफ्ता कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। स्नेहा ने अपने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी और विवेक ने भी 4 दिन की छुट्टी ली थी। स्नेहा एक कंपनी में मैनेजर थी और विवेक का भी काफ़ी अच्छा बिजनेस था। दोनों ही बिजी रहते थे। परिवार में 2 बेटे थे, बड़ा बेटा जतिन और छोटा अंकित, और दोनों ही स्कूल जाते थे। अंकित स्पेशल स्कूल में पढ़ता था क्योंकि पैदाइशी ही वो गले की किसी बीमारी से ग्रसित हो गया था और 7 साल का होने पर अभी भी ठीक से बोल नहीं पाता था। डॉक्टरों के अनुसार 2-3 साल बाद उसके गले का ऑपरेशन होना था जिससे वो बोल सके। नई जगह आकर धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ गई थी। बच्चों का स्कूल जाना, स्नेहा का ऑफिस जाना और विवेक का अपना बिजनेस संभालना फिर से चालू हो गया था। बच्चे भी खुश थे क्योंकि उन्हें खेलने के लिए काफ़ी जगह मिल गई थी। अब वो रोज़ ही शाम को कभी कॉरिडोर में, पार्क में और कभी कभी छत पर भी खेलते रहते थे। दोपहर में जतिन जब सो रहा होता तब अंकित बॉल लेकर कॉरिडोर में काफ़ी देर तक खेलता रहता। इस तरह खेलते हुए उसे 2-3 घंटे बीत जाते थे। एक दिन जतिन की नींद जल्दी खुल गई। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि अंकित घर पर नहीं है। फिर बाहर आकर उसने देखा तो अंकित बॉल से खेल रहा था। वैसे इस फ्लोर पर 6 फ्लैट थे, लेकिन 3 फ्लैट खाली थे और 2 फ्लैट वाले कभी कभार ही आते थे। एक फ्लैट में विवेक का परिवार रहता था। आज दोनों बच्चे स्कूल से जल्दी आ गए थे और आराम कर रहे थे। खाना खाकर जतिन को गहरी नींद आ गई थी।
बरसात का मौसम था और काले काले बादल छाए हुए थे। ऐसे लग रहा था आज बहुत बारिश होगी। दिन के 3 बजे थे और अंधेरा ऐसे छाया था जैसे लग रहा था रात हो चुकी हो। थोड़ी ही देर में बरसात शुरू हो गई। बूंदाबांदी के साथ ही मूसलाधार बारिश होने लगी। 1 घंटे बाद ही जतिन की नींद बारिश की तेज आवाज से खुल गई। वो धीरे से अंकित को देखता हुआ उठा। वो घर में कहीं नहीं था। जतिन ने दरवाजा खोला और देखा कि अंकित कॉरिडोर में बॉल से खेल रहा है। वो बॉल को सामने उछाल रहा था। बॉल थोड़ी दूर जाकर वापस अपने आप उसके पास आ जाती थी। जतिन को बड़ा अजीब लगा। कॉरिडोर में अंधेरा था। अंधेरे में ही उसे लगा दूर कोई बैठा है, पर उसका चेहरा वो नहीं देख पा रहा था। शायद अंकित उसी साए के साथ ही खेल रहा था। कुछ ही पलों में वो साया गायब हो जाता है। जतिन को लगा शायद गहरी नींद से उठने के कारण उसे वहम हो गया होगा। उसने भाई को आवाज देकर अंदर बुला लिया। इसी तरह वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। अब अंकित छत पर भी अकेला चला जाता था और वहां देर तक खेलता था। एक बार की बात है, दोनों भाई सोसाइटी की पार्क में खेलने के लिए नीचे आ गए और खेलने लगे। दूसरे बच्चे भी खेल रहे थे। जतिन बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने लगा। खेलते खेलते काफी रात हो गई। उसने सोचा अब घर चलना चाहिए। उसने अंकित को आवाज लगाई, पर वो कहीं नजर नहीं आया। काफी देर तक जतिन बच्चों के साथ भाई को ढूंढता रहा। इस तरह लगभग आधा घंटा बीत गया। एक बच्चे ने कहा, कहीं वो बेसमेंट की पार्किंग में तो नहीं चला गया। अब सब बच्चे पार्किंग के पास पहुंचते हैं। दूर पार्किंग के कोने में अंकित उन्हें दिखाई दे जाता है। वहां काफी घुटन भरा माहौल था और बिल्कुल सन्नाटा छाया था। ऐसे लग रहा था अंकित किसी से इशारों में बात कर रहा हो। बीच बीच में उसकी हंसी भी सुनाई देती जा रही थी, जो सन्नाटे में गूंज रही थी। अचानक ही पीछे जोर की आवाज आती है, बच्चों तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सभी बच्चे चौंक कर पीछे देखने लगे। ये गार्ड था। वो सब बच्चों को बाहर ले आया और साथ ही कहा, यहाँ कभी मत आना। यहाँ कोई भी नहीं आता, हम भी नहीं। अब सब अपने अपने घर चले जाओ। इस समय रात के 8:30 बज चुके थे। जब स्नेहा घर आती है तब वो काफी थकी हुई थी। आज ऑफिस में काम भी ज्यादा था। खाना खाकर अब वो आराम करना चाहती थी। कुक खाना बनाकर चली गई थी। वैसे आज जतिन अपनी माँ से बहुत सारी बातें करना चाहता था, पर उसे थकी हुई देखकर उसने सोचा कल ही बात करूंगा। 1-2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। आज संडे था और विवेक कल ही अपनी माँ को यहाँ ले आया था। माँ को भी घर पसंद आ गया था। अब माँ साथ रहती थी तो स्नेहा और विवेक भी कुछ निश्चिंत हो गए थे। उन्हें लग रहा था बच्चों को भी दादी का साथ अच्छा लग रहा होगा। इसी तरह से 2-2.5 महीने बीत जाते हैं। माँ को विवेक व स्नेहा ने रोक लिया था। वैसे भी विवेक के पिता को गुजरे कई साल हो चुके थे। वो अब यही सोच रहा था कि माँ को हमेशा ही अपने साथ रखेगा। अभी तक वो छोटे भाई व उसके परिवार के साथ ही रहती आ रही थी। फ्लैट में सारी सुविधाएं और घर बड़ा होने से माँ को कभी कोई परेशानी होने वाली नहीं थी।
इधर रात में कई बार माँ को किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती थी। फिर कमरे में लेटी लेटी सोचती शायद स्नेहा होगी। ऐसे ही एक दिन दोनों बच्चे नीचे पार्क में खेलने गए थे। माँ घर में अकेली थी। उन्हें ऐसे लगा रसोई में कोई गाना गा रहा है और साथ ही बर्तन खनकने की भी आवाज़ आ रही थी। उन्होंने सोचा पता नहीं कौन है, शायद बच्चे होंगे। ऐसा सोचकर वो अखबार पढ़ती रही। थोड़ी देर बाद ही बच्चे उनके कमरे में आते हैं और वहीं खेलने लगते हैं। फिर स्नेहा और विवेक भी आ जाते हैं। अब जतिन को छोटे भाई का व्यवहार अजीब लगने लगा था। उसका इस तरह किसी अदृश्य शक्ति के साथ खेलना, उससे बातें करना, ये सब कुछ हैरान कर देने वाला था। अंकित को ड्राइंग करने का शौक था। वो अक्सर ड्राइंग बनाता रहता था। सभी उसकी तारीफ करते थे, पर अब उसके चित्र सुंदर होने के बजाय डरावने होते जा रहे थे। तरह तरह के खौफनाक चेहरों व तस्वीरों से उसकी ड्राइंग फाइल के पन्ने भरते जा रहे थे। एक दिन जतिन ने स्नेहा को अंकित की ड्राइंग फाइल दिखाते हुए उसे पिछले वाक़ये बताए और कहा कि अंकित का व्यवहार बहुत ही अजीब हो चुका है और अब वो किसी और के साथ खेलने लगा है, बातें करने लगा है, जो दिखाई भी नहीं देता। स्नेहा को यह सुनकर कुछ ठीक तो नहीं लगा, पर उसने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस उसने उसे ये हिदायत ज़रूर दे दी कि भाई का ध्यान रखना और उसे अकेले बाहर मत जाने देना। इधर विवेक बहुत बिजी हो गया था। बिजनेस के चलते उसे कई बार घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती थी। यही हाल स्नेहा का भी था। इस महीने काम का बोझ कुछ ज़्यादा ही था। आज भी घर लौटते लौटते रात हो गई थी। ऑफिस की गाड़ी से स्नेहा गेट पर उतर गई थी और जल्दी जल्दी तेज़ कदमों से घर की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था बस जल्दी ही घर पहुंच जाए। लिफ्ट में कदम रखते ही उसने 13वें फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट चल पड़ी। 2-3 फ्लोर आने पर लिफ्ट की लाइट ब्लिंक करने लगी। स्नेहा ने सोचा शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता था। लिफ्ट 13वें फ्लोर पर आकर रुक जाती है और उसका दरवाज़ा खुल जाता है। स्नेहा अपना बैग संभालती हुई दरवाजे से बाहर आ जाती है। लिफ्ट के सामने ही छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ थीं। अचानक सामने सीढ़ियों के ऊपर की तरफ स्नेहा की निगाह जाती है। उसे लगता है सीढ़ियों पर कोई खड़ा है। उसने ध्यान से देखा तो सामने एक खुले लंबे बालों वाली कोई औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद भयानक था। घूरती हुई आंखों और कुटिल मुस्कुराहट किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। स्नेहा बेहद डर गई थी। उसने जल्दी से घर के दरवाजे की तरफ तेज़ कदम बढ़ाने शुरू किए। शुक्र है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। उसने जल्दी से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गई और फिर उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उसे थोड़ी सांस में सांस आई, पर उसके कानों में ऐसी आवाज़ आई जैसे कॉरिडोर में कोई तेज़ तेज़ भाग रहा हो, क्योंकि वो किसी के पैरों की तेज़ आवाज़ थी। अब स्नेहा को भी लगने लगा था कि इस फ्लैट के आसपास कोई रूह या साया मंडरा रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह की खौफनाक घटनाएं घटने लगी। जो घर स्नेहा को इतना अच्छा लगता था, अब वही काफ़ी डरावना और मनहूस लगने लगा था। इस बात का उसने विवेक से भी जिक्र किया। विवेक ने स्नेहा को समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, पर उसके मन में कुछ खटका सा तो हो रहा था।
कुछ दिन ठीक रहता पर फिर डरावने वाली घटनाएं होने लगती। एक दिन तो जान पर बनने की बात आ गई। रोज की तरह बच्चे खेल रहे थे। माँ भी कमरे में आराम कर रही थी। आज संडे था, छुट्टी का दिन। अंकित किसी तरह कुंडी खोलकर बाहर निकल गया। अब वो थोड़ी देर तक बाहर कॉरिडोर में खेलता रहा। थोड़ी देर तक घर में जब वो दिखाई नहीं दिया, तब जतिन का ध्यान गया और उसने स्नेहा को बताया कि अंकित घर में नहीं है। किसी अनजाने खौफ से वो सिहर गई। उसने विवेक से फौरन कहा कि अंकित को ढूंढो, वो घर में कहीं भी नहीं है। विवेक ने गार्ड को तुरंत इन्फॉर्म किया और कहा, देखो हमारा बच्चा कहीं नीचे पार्किंग में ना पहुंच गया हो। साथ ही स्नेहा और विवेक छत पर देखने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागे। छत पर दोनों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने का मंजर देखकर स्नेहा की चीख निकल गई। विवेक तेजी से सामने की तरफ बढ़ा। सामने ही छत की चारदीवारी पर अंकित खड़ा था। बस कुछ पल की ही देर थी। अगर विवेक उसे झटके से ना पकड़ लेता तो शायद 7 साल का वो मासूम 13वीं मंजिल के नीचे फर्श पर ही पड़ा मिलता। आगे सोचना भी बेहद खौफनाक था। आज विवेक व उसके पूरे परिवार की रवानगी अपने पुराने घर में हो रही थी और उन्होंने वो 13वीं मंजिल का खौफनाक मनहूस फ्लैट खाली कर दिया था। अब इस बात को गुजरे 3 साल हो गए हैं और बड़ी मशक्क़त व मुश्किलों के बाद विवेक उस फ्लैट को बेचने में कामयाब रहा। पर उसके कानों में अक्सर गार्ड के शब्द गूंजते रहते थे, जिसने चलते समय उससे कहे थे कि साहब आपने बहुत अच्छा किया जो फ्लैट खाली कर दिया। आपके फ्लैट में कुछ साल पहले एक मियाँ बीवी आए थे। वो सबसे पहले ही फ्लैट में आए थे। कुछ समय तक सब ठीक रहा, पर फ्लैट की मैडम की दिमागी हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई और अक्सर वो 13वीं मंजिल के कॉरिडोर में भागती रहती थी और कभी कभी अपने लंबे बाल खोलकर छत की चारदीवारी पर पैर लटकाकर जोर जोर से हंसती रहती थी। इस तरह की हरकतें जानने की वजह से उस मंजिल पर कोई फ्लैट खरीदना पसंद भी नहीं करता था और जिन्होंने खरीदा भी तो वो महीनों अपने फ्लैट में झांकने तक नहीं आते थे। इसी तरह एक दिन जुनून में उस मैडम ने फ्लैट की 13वीं मंजिल से छलांग लगा दी और अपने आप को ख़त्म कर दिया। तब से वो अक्सर फ्लैट के गलियारे, बेसमेंट की कार पार्किंग और छत पर घूमती दिखाई देती है। तो दोस्तों, अब कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में पसंद नापसंद ज़रूर लिखिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। अब अगली नई रहस्य और रोमांच से भरी हुई एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।